नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल में। मैं आपका अपना अनिल चौधरी लेके आया हूँ नई वीडियो। दोस्तों, हमेशा की तरह बेस्ट 20 क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। पहले 2 क्वेश्चन पिछली बार के होमवर्क हैं, जो हालांकि मोस्टली सब ने सही आंसर बताए हैं। इसके अलावा आजकल मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ MCQs मैं पोस्ट के जरिए पूछ सकूँ। ठीक है, तो पिछले वाला MCQ तो काफ़ी लोगों ने सही करा, लेकिन कल का जो MCQ था कि भाई चलो वो नीचे क्वेश्चन आएगा इसमें तो इसी में करेंगे, वो काफ़ियों ने गलत करा है। उसको मैं इसमें लूँगा, आज इसको क्वेश्चन को पार्ट में लिया है हमने। इसके अलावा लास्ट 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, और आज थोड़ा सा होमवर्क थोड़ा सा टफ है, तो अगर आता हो तो ज़रूर उसको थोड़ा समझाएं भी, ताकि और लोग जो हैं वो उन कमेंट को पढ़ के कुछ सीखें। ठीक है जी। और मैं बता देता हूँ थोड़ा सा अच्छे तरीके के लिए, आप जैसे मैं पोस्ट डालता हूँ, कोई भी MCQ की पोस्ट डालता हूँ, तो अगर मैं आपके आंसर को हर्ट कर देता हूँ, मतलब कि उसको हर्ट लाइक कर देता हूँ, तो मतलब कि आपका आंसर ठीक है, आप खुश हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं उस पर कोई रिएक्ट नहीं करता हूँ या डिसलाइक कर देता हूँ, तो इसका मतलब कि आपका आंसर गलत है। ठीक है जी। इससे क्या है कि आपको एक रिस्पॉन्स भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप बस कमेंट करते जाएं। ऑब्वियसली रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है रिकॉग्निशन के लिए कि आपकी मेहनत जो है वो रंग ला रही है या नहीं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ हमारा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, ऊपर नीचे भी हेडलाइन आ जाएगी। तो अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशली हरियाणा PTI वाले, उनका ग्रुप आज से ही शुरू है, मतलब कि मंगलवार के दिन से। वैसे हमने मंडे से रखा था, लेकिन थोड़ा हनुमान जी को मानता हूँ मैं, तो हम मंगलवार से शुरू कर रहे हैं उसको आज से। ठीक है जी। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। देखो, स्टार्टिंग से जुड़ोगे तो चीज़ें छूटेंगी नहीं, मैं भी रिस्पॉन्सिबल रहूँगा आपकी परफॉर्मेंस के लिए। बाद में जुड़ेंगे तो फिर भाई आप भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, मेरे से भी ज़्यादा। ठीक है जी। बाकी DSSS भी, KVS NVS वाले भी संपर्क कर सकते हैं हमसे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सचिन तेंदुलकर को राजीव गांधी खेल रत्न से कब सम्मानित किया गया था? When was सचिन तेंदुलकर अवॉर्डेड विद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? तो दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है। हरियाणा PTI जैसे एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस, ज़्यादा क्वेश्चंस आने के कह रहा हूँ मैं। DSSS में भी आ सकते हैं, लेकिन कम आ सकते हैं। ठीक है, तो C ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, 1997। ठीक है दोस्तों, चलिए नीचे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ज्योतिर्मय सिकदर ने किस एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीते? स्पेशली मैंने लिख दिया यहाँ पे सो डैट आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। 800 मीटर में और 1500 मीटर में ज्योतिर्मय सिकदर वॉन 2 गोल्ड मेडल्स इन विच एशियन गेम्स? 800 मीटर या 1200 मतलब 1500 मीटर, दोनों जीते हैं। तो कब जीते थे दोस्तों? सही बताया, 1998 में। और ये बैंकॉक थाईलैंड एशियन गेम्स थे आपके। ठीक है, हालांकि इनके एशियन चैंपियनशिप में भी मेडल है, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता है जब एशियन गेम्स में मेडल है जिनका। और इनका क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि ये पॉलिटिकली एक्टिव हैं काफ़ी। ठीक है, कोलकाता आप कह सकते हैं, वहाँ वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं ये, और वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी से। ठीक है दोस्तों, चलिए नीचे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथन आनंद और एडमंड हिलरी सभी ने किस वर्ष में पद्म विभूषण जीता? सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथन आनंद, एडमंड हिलरी ऑल वॉन पद्म विभूषण इन विच ईयर? तो दोस्तों, कौन से ईयर में इन तीनों को ही पद्म विभूषण मिला था? तो सही बताया, 2008 में। और अब स्पोर्ट्स की बात चल रही है, क्योंकि तो स्पोर्ट्स में अब किसने जीता है? इन तीनों के बाद अब एक और हो चुके हैं इनमें, और उनका क्या नाम है दोस्तों? सही बताया आपने, मैरी कॉम। तो याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैरी कॉम। ठीक है दोस्तों, अभी फिलहाल में ही मिला है पद्म विभूषण, और पहली महिला है स्पोर्ट्स में आपकी पद्म विभूषण जीतने वाली। ठीक है जी। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, लेजेंडरी प्लेयर, और विश्वनाथन आनंद जी चेस के लेजेंडरी प्लेयर है। एडमंड हिलरी ये माउंटेनियर है, लेजेंडरी प्लेयर हैं। ठीक है,
चलते हैं नीचे। फोर्थ क्वेश्चन, कौन सा एथलीट अब तक का सबसे सजा हुआ ओलंपियन है? विच एथलीट इज द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन ऑफ ऑल टाइम? तो दोस्तों डेकोरेटेड का मतलब यहाँ पे भाई कहना चाह रहा है, आप कह सकते हैं सक्सेसफुल या भाई सजा हुआ गहनों से, मतलब कि उसके जो ओलंपिक मेडल्स हैं वो किस पे सबसे ज़्यादा हैं, उस वे में पूछ रहा है ये। तो माइकल फेलिप्स हैं और इनको कितने मेडल्स हैं? तो 28 इनके पास टोटल मेडल्स हैं, जिनमें 23 क्या हैं दोस्तों? गोल्ड हैं, और 3 क्या हैं? तो सिल्वर हैं, और 2 पूछे तो आपके ब्रॉन्ज हैं। ठीक है दोस्तों, तो 28 हो जाते हैं आपके यहाँ पे टोटल मेडल्स। तो याद रखिए, काफ़ी फेमस स्विमर हैं और रिकॉर्ड्स भी हैं काफ़ी इनके नाम पे। फिफ्थ क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों किस एक शहर में प्रथम बार होंगे? विच सिटी इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बी अवॉर्डेड बोथ समर एंड विंटर ओलंपिक्स? तो दोस्तों यही क्वेश्चन था, मैंने एमसीक्यू पोस्ट, मतलब कि पोस्ट में एमसीक्यू डाला था, और मोस्टली लोगों ने इसका आंसर टोक्यो दिया है। टोक्यो गलत आंसर है। ठीक है दोस्तों, आप देखो टोक्यो और जापान में अंतर है, आप क्वेश्चन को समझिए। ये कह रहा है विच सिटी, तो जापान कोई सिटी नहीं है, जापान इज अ कंट्री, जापान एक देश है। ये पूछ रहा है आपके सिटी के लिए, तो सिटी यहाँ पे पहली बात जापान होता तो एक बार को आप ठीक मान सकते थे, लेकिन वो भी गलत है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? बीजिंग, क्योंकि 2008 में समर ओलंपिक हुए थे, समर ओलंपिक। ठीक है दोस्तों, मतलब कि आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। इसके अलावा 2022 में कमिंग में आपके यहाँ पे विंटर ओलंपिक्स होंगे। ठीक है दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक होंगे। तो पहली सिटी है, देखो मेरी बात ध्यान से सुने, पहली सिटी बता रहा हूं मैं, मैंने कोई कंट्री का नाम नहीं बताया, सिटी। ठीक है दोस्तों, तो जापान, टोक्यो, इनको लेके कंफ्यूज ना हो। और एक दो ने तो इसका आंसर एटलांटा भी बता रखा था, जो कंप्लीटली गलत है यहाँ पे। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सीखने का शास्त्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाता है, दिया गया था? तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय, तो दोस्तों किसके द्वारा? सही बताया आपने एकदम, पेवलोव जी के द्वारा। ठीक है, आप देख सकते हैं। और इनके बारे में और बताया जाए तो ये कौन थे? ये रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। और क्लासिकल थ्योरी का एग्जाम्पल आपने देख रखा होगा, जो उनका एक्सपेरिमेंट था डॉग और एक बेल वाला। वो नॉर्मली एक डॉग है, उसको पिंजरे में रखते हैं, उसके सामने खाना रखते हैं, तो वो उस खाने के लिए लाल टपकाता है। फिर नेक्स्ट टाइम वो खाना रखते हैं और साथ में बेल भी लाते हैं, तो उसको, कुत्ते को लगता है कि जब जब बेल बजेगी खाना भी आएगा। तो एक टाइम ऐसा आता है जब बेल बजाते हैं और वो लाल टपका देता है। ठीक है, तो ऐसी लाइफ में भी बहुत सारी सिचुएशंस हैं। तो इसी को ही हम कंडीशन रिफ्लेक्स कहते हैं, कि भाई आप किसको किस वे में ट्रेनिंग दे देते हैं। सेवंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के कशेरुक स्तंभ के सही कशेरुक सूत्र का चयन करें। चूज द करेक्ट वर्टिब्रल फॉर्मूला ऑफ वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो दोस्तों यहाँ पे सी का मतलब है सर्विकल, टीएच का मतलब है थोरेसिक, एल का मतलब है लंबर, एस का मतलब है सैक्रम, और सीओ का मतलब है कॉकेक्स। ठीक है दोस्तों, तो डी ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट रहेगा, डी ऑप्शन। और इनको अगर आप काउंट करोगे सबको, जैसे 7, 12, 5, 5 और 4, तो ये सारी की सारी आपकी कितनी बनती है? 33। और 33 ऑप्शन में ना हो तो हम कितनी बताएंगे? 26। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें से आपकी ये जो सैक्रम है और ये जो 4 है, ये फ्यूज्ड हो जाती हैं, और इनको हम एक एक काउंट कर लेते हैं। इसको एक काउंट कर लेते हैं और इसको भी एक काउंट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 26 मान ली जाती है। तो 26 आप ज़्यादा सही कह सकते हैं अगर पेपर में आता है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी 33 ऑप्शन में है तो 33 भी सही है, लेकिन 26 ज़्यादा ठीक है। ठीक है दोस्तों, 8th क्वेश्चन। बच्चे की शिक्षा के लिए पहला स्कूल कौन सा है? विच इज द फर्स्ट स्कूल फॉर अ चाइल्ड्स एजुकेशन? तो दोस्तों सही बताए, देखो बच्चे के लिए तो सबसे पहला स्कूल कौन सा है दोस्तों? सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, परिवार। परिवार से हम जो चीज़ें सीखते हैं बचपन में, हम बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले वो परिवार से ही चीज़ें सीखता है। ना वो कहीं किसी बिल्डिंग में जाता है, ना कहीं कुछ उसको इतनी नॉलेज होती है, कुछ भी नहीं होता है, नो मैच्योरिटी एट ऑल। और उसके जो पेरेंट्स जो सिखाते हैं वो सीख लेता है, तो वो उसके लिए पहला स्कूल है। ठीक है दोस्तों।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑस्टियोपेनिया इज, तो दोस्तों ऑस्टियोपेनिया क्या है? तो सही बताया यहाँ पे आपने, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे, लो बोन मास, या कह सकते हैं कम हड्डी द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, आप देख भी सकते हैं कैसी क्या दिक्कत रहती है इसमें। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि स्तनपान करने वाली मां को विटामिन डी की कमी हो जाती है तो नर्सिंग शिशु में कौन सी बीमारी विकसित होने की सबसे ज्यादा अधिक संभावना है? इफ अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर बिकम्स विटामिन डी डेफिशिएंट, व्हाट डिसीज इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप इन द नर्सिंग इन्फेंट? तो ये कह रहा है कोई माँ है जो एक बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है दोस्तों, तो उसको कह रहा है कि अगर उसमें डी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो इनमें से सबसे ज्यादा चांस किसके हैं? देखो सबसे ज्यादा पूछ रहा है, तो डी से हम हमेशा विटामिन डी की कमी से सबसे पहले हम जो डिसीज बताएंगे तो वो रिकेट्स होगा। ठीक है दोस्तों, रिकेट्स होगा, ना कि आपका ऑस्टियोपोरोसिस होगा। ऑस्टियोपोरोसिस जब होता है जब कैल्शियम की ज्यादा कमी हो जाती है तो हम ऑस्टियोपोरोसिस कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बोन में काफी वीकनेस आने लग जाती है। ठीक है दोस्तों, 8th क्वेश्चन, उसने 1997 और 2006 के बीच सभी बैडमिंटन सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। शी वॉन ऑल द बैडमिंटन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप्स बिटवीन 1997 एंड 2006। तो सही बताया आपने, एकदम डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, अपर्णा पोपट। ठीक है दोस्तों, एकदम सही ऑप्शन है यहाँ पे, और काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं। मैं भी काफ़ी मोटिवेटेड फील करता हूँ इनके बारे में पढ़ के हमेशा, कि किस तरीके से इन्होंने स्ट्रगल करा, और ऐसे मतलब कि 9 बार इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में रिकॉर्ड रहा है। और आपको थोड़ी चीज़ें और घुमाता हूँ, जो प्रकाश पादुकोण जी हैं, जो दीपिका पादुकोण के फादर हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया होगा, तो वो भी, उनका भी सेम रिकॉर्ड है। उन्होंने भी 9 कंसेक्यूटिव, मतलब कि लगातार बार सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में अपना कब्जा जमाए रखा है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा देखो हरियाणा के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हरियाणा की बातचीत कैसे होती है। काफ़ी लोग फ़ोन कर रहे हैं मेरे को, बताते हैं कि हरियाणा के प्लेयरों के बारे में ज़्यादा बताइएगा। आप एकदम टेंशन फ्री होकर ग्रुप ज्वाइन करिए, या टेंशन फ्री होकर वीडियो देखिए, जो भी करिए टेंशन फ्री होकर करिए। देखिए मैं बताता हूँ, फेमस प्लेयर हवा सिंह, ठीक है, क्या नाम है? हवा सिंह। अभी इनके ऊपर मूवी भी आने वाली है सूरज पंचोली की, जिसका जो उद्घाटन है वो सलमान खान ने करा था। तो हवा सिंह इनका नाम है, हवा सिंह शोराण, पूरा गोत्र इनका शोराण है। तो बॉक्सर थे ये, बहुत फेमस बॉक्सर। आप सोच सकते हैं कि 11 बार 11 कंसेक्यूटिव टाइम सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में हैवी वेट कैटेगरी में किसी को जीतने नहीं दिया। अच्छे आके चले गए, लेकिन 11 बार तक हिले नहीं वहां से। आज के दिन एक बार खेलना भी बहुत बड़ी बात है, और इन्होंने उस जमाने में 11 बार खेला था। ठीक है जी, इसके अलावा इनका मेडल भी है। इनका मैं थोड़ा सोच के बताऊं तो 1966 में एशियन गेम्स में मेडल है, ठीक है, और 1970 में एशियन गेम्स में मेडल है, तो कोई छोटी बात नहीं है। इसके अलावा अर्जुन अवार्डी भी हैं। इसके अलावा मूवी किस लिए बन रही है, काफ़ी लाइफ देखो, अगर इनकी बायोग्राफी पढ़ोगे आप, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लास्ट में इतनी सैड मोमेंट है कि द्रोणाचार्य अवार्ड जब इनको मिलने वाला था, मतलब कि हर किसी का ड्रीम होता है एक प्लेयर को उसकी जर्नी अगर एक कोच की ब्राइटनेस के हिसाब से मिल जाए तो और क्या चाहिए। जो अच्छा प्लेयर था फिर वो अच्छा कोच भी बताया जाए, और क्या चाहिए। तो द्रोणाचार्य अवार्ड मिलने के 15 दिन पहले इनकी डेथ हो जाती है। सबसे सैड मोमेंट इनकी लाइफ की होगी वो, और इनके फैंस के लिए। इन्होंने भिवानी में अपना बॉक्सिंग क्लब खोला था, जिससे बहुत बेहतरीन अच्छे खिलाड़ी निकले थे, जिनमें से विजेंदर सिंह सबसे फेमस खिलाड़ी निकले। और इन्हीं को चीज़ों को देखते हुए द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए इनका चयन करा गया था। ठीक है दोस्तों, और 11 बार अगर पूछे कोई तो ये कह सकता है कि 1961 से 1972 तक कहीं भी सीनियर चैंपियनशिप में कब्जा नहीं करने दिया। जीतते गए ऐसे। ठीक है, तो काफ़ी लेजेंडरी प्लेयर हैं। अभी इनके ऊपर मूवी भी आ रही है, तो जरूर देखिएगा। स्पोर्ट्स की मूवीज जरूर देखा करें, काफ़ी मोटिवेट फील करेंगे आप लोग। और भिवानी से हैं ये, भिवानी हरियाणा का अच्छा एरिया है। चलिए 17th क्वेश्चन देख लेते हैं। भिवानी में भी उमरवास गांव है इनका,
थोड़ा और डीपली जाएं तो, हालांकि ये चीज़ें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर नहीं करती हैं, जो बता दी वो मैटर करेंगी ज़्यादा। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मांसपेशी जो कार्रवाई में दूसरे की सहायता करता है उसे कहा जाता है। अ मसल विच असिस्ट अनदर इन एक्शन इज कॉल्ड। तो दोस्तों सही बताए, बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे एकदम। सिनर्जिस्ट एकदम सही है। कोई भी हम एक्शन करते हैं तो उसमें मेन मसल होती है जिसको हम प्रोटेगोनिस्ट कहते हैं, ठीक है दोस्तों, या एगोनिस्ट कहते हैं। तो उसके अलावा कुछ मसल्स आपकी सपोर्ट के लिए होती हैं जो उसको असिस्ट करती हैं। भाई हर चीज के लिए अकेला नहीं कर सकती कोई चीज, उसको असिस्ट करने के लिए जो मसल्स होते हैं उसको हम सिनर्जिस्ट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो और एंटागोनिस्ट कौन सी होती है? जो अपोजिट रहती है। जैसे अगर मैं बाइसेप की बात करूं, आप बाइसेप कर्ल कर रहे हैं तो जब मतलब कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बाइसेप की जो बाइसेप ब्रेकी मसल है तो वो क्या है यहाँ पे? प्रोटैगोनिस्ट है, एगोनिस्ट है। और पीछे ट्राइसेप जो है, जो उसको एक तरीके से उसके अपोजिट है, तो दोस्तों वो क्या होगी वहां पे? एंटागोनिस्ट होगी। ये चीजों को अच्छे से सुन ले, मैंने काफी क्विकली काफी चीजें बता दी हैं, तो आप इनको थोड़ा रिकॉर्ड कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, और जो ग्रुप में है उनको तो पीडीएफ मिलती ही रहती है चीजों की। 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये जो ऊपर ये जो डी ऑप्शन है ये आपकी फेस मसल है, काफी इंपॉर्टेंट। 13th क्वेश्चन, मानव शरीर में अपर्याप्त रक्त की पूर्ति को संदर्भित किया जाता है। इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन बॉडी इज रेफर्ड एज। तो इस्केमिया कहते हैं उसको, इस्केमिया, ठीक है दोस्तों। ब्लड की कमी हो जाए बॉडी में, और इस्केमिया कार्डियक भी कह देते हैं, क्योंकि ब्लड की कमी होगी तो मेनली आदमी सोचता है ब्लड की कमी कोई नहीं, चल जाएगा, लेकिन ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन आपको ऑक्सीजन ले जाता है। तो एक तरीके से ऑक्सीजन की ही कमी हो जाए बॉडी में तो फिर क्या ही चलेगा, ना सेल रेस्पिरेशन होगा ना कुछ होगा, ठीक है दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं एक अच्छे क्वेश्चन पे। दिल की धड़कन के लिए अनुमानित समय की क्या आवश्यकता है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ हार्ट बीट? तो दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे एकदम, ठीक है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा क्योंकि काफी कंफ्यूजन है इसमें। अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, जब पेपर में तो आता है तब तो अलग ही बात है, लेकिन प्रैक्टिस में भी अच्छे लोग हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, शॉर्ट में लिखूंगा, समझ जाना, ठीक है। देखो ये हो गया डायस्टोलिक, सिर्फ सुनना, अभी ज्यादा दिमाग मत चलाना। ये हो गया डायस्टोलिक, ये हो गया आपका सिस्टोलिक, ठीक है दोस्तों। अब ये बताइए कि कौन सा बड़ा है? यहां पे एस बड़ा है और डी छोटा है। अब हमें सारी चीजें उल्टी कर देनी है। अब बताइए कि मैंने आपको बता रखा है कि 0.3 और 0.5 मिलके आपका 0.8 सेकेंड का अप्रोक्सीमेट टाइम बनाते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें आपकी छोटी थी, डी छोटा है तो सारी चीजें बड़ी आएंगी, मतलब कि 0.8 आएगा, एक तो 0.5 आएगा, और यहाँ पे 0.3 आएगा आपका, पहली बात। इसके अलावा एक होता है रिलैक्सेशन जिसमें आता है आर, एक होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन जिसमें आता है सी। तो अब बताइए सी बड़ा है या आर बड़ा है? तो आप बोलेंगे आर बड़ा है। अगर बड़ा है तो हमने बता दिया डी के साथ जाएगा, क्योंकि अपोजिट चल रहा है, क्योंकि ये भी बड़ा था, अब ये आ रहा है आर, ये भी बड़ा है। आर का मतलब यहाँ पे रिलैक्सेशन, और यहाँ पे क्योंकि एस बड़ा है तो इसके साथ जो भी चीज अटैच होगी वो छोटी होगी, तो 0.3 टाइमिंग छोटी है, और जो आपका सी है वो भी छोटा है। तो अब शायद आप समझ गए होंगे, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा चाहे, कि डायस्टोलिक में टाइम क्या होता है? तो 0.5, और होता है क्या? रिलैक्स होता है, ठीक है। रिलैक्स मतलब कि जैसे आप दिल है वो मतलब कि एक तरीके से अपने आप को एकदम फ्री छोड़ देता है, ठीक है दोस्तों। और जब फ्री छोड़ता है तो वो अपने आप के अंदर ब्लड को ले लेता है। सिस्टोलिक में क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब रिलैक्स हो गया, जैसे आप एक फॉर्म को ले लीजिए, उस फॉर्म में जब पानी भर गया फिर उसको निचोड़ दिया तो वो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और वो कितना टाइम लेता है? तो मैंने बता दिया 0.3। तो आई विश ये आपको थोड़ा सा तो हेल्प करा ही होगा। अगर हेल्प करा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए 5th क्वेश्चन देख लेते हैं, 15th क्वेश्चन सॉरी। कुछ इंजेक्शन सामग्री दवा का तेजी से वितरण और किसी भी तरह के जोखिम के साथ इस इंजेक्शन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम इंजेक्टाइल मटेरियल मेडिसिन विद नो रिस्क ऑफ एनी काइंड ऑफ अचीव्ड कैन बी अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग इट इनटू। तो नॉर्मल सी ये चीज कह रहा है, अगर आपको किसी भी चीज को जल्दी से आपकी बॉडी में पहुंचाना है, कोई भी इंजेक्शन या मेडिसिन ले रहे हैं आप इंजेक्शन के द्वारा,
तो आप कहाँ पे उसको हिट करेंगे, मतलब कि उस जो इंजेक्शन है उसको वेन में लगाएंगे, आर्टरी में लगाएंगे, लिम्फ वेसल्स में लगाएंगे, किसी भी मांसपेशी में लगा देंगे। तो मैंने आपको ये बता रखा है, बी एकदम वेन्स में लगाएंगे जो कि इम्प्योर ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाती है। ठीक है दोस्तों, इसका मैंने पहले बता रखा है, थोड़ा सा और बता देता हूँ नए स्टूडेंट्स के लिए। देखो आप ऐसे समझो, जो वेन्स हैं ये ब्लड को लेके आती हैं, और जो आर्टरीज हैं ये बॉडी के पार्ट्स को, पूरा समझे तो पार्ट्स के पास लेके जाती हैं। तो जब आप वेन में लगाएंगे तो ये ब्लड के पास ले जाएगा, और ब्लड क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा, उस मेडिसिन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा। देखो कहीं पे भी आप अचानक बहुत सारी चीज किसी बॉडी पार्ट में डाल देंगे, जैसे ब्रेन है, अगर ब्रेन में आपको कोई मेडिसिन देनी है, कोई इंजेक्टाइल मटेरियल देना है, सब्सटेंस देना है, आप ऐसा थोड़ी है ब्रेन के आसपास बिल्कुल उस इंजेक्शन को हिट कर देंगे। आप ऑब्वियसली वेन में करेंगे, वो खुद ब्लड खुद लेके चले जाएगा। ठीक है दोस्तों, और वेन जो होती हैं वो इजीली आपकी सरफेस पे दिख जाती हैं, ये भी एक कारण है। आर्टरीज काफी अंदर रहती हैं। 16th क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा लगा होगा आई विश, ऊपर वाला क्वेश्चन। 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार किन 2 खेलों को शामिल किया गया था? विच 2 स्पोर्ट्स वर द फर्स्ट टाइम इंक्लूडेड इन 2016 रियो समर ओलंपिक्स? तो दोस्तों गोल्फ है और रग्बी 7 है। तो गोल्फ तो पहले भी आपका 1900 और 1904 में एक बार आ रखा है, लेकिन अगर अभी पूछे हम लेटेस्टली तो पहली बार मेन तरीके से अब आया है गोल्फ, और रग्बी 7 तो अब ही आया है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा क्वेश्चन है ये, पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। और ये जो ओलंपिक गया था आपका, ये 31st ओलंपिक था, याद रखें। मतलब कि टोक्यो वाला कौन सा हो जाएगा, तो 32nd हो जाएगा, याद रखें। ऐसी छोटी छोटी चीजें आपकी हर जगह आती हैं। 17th क्वेश्चन, 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में एकमात्र महिला प्रतियोगिता कौन थी जिसका लिंग परीक्षण नहीं किया गया था? Who was the only female competitor in the 1976 Montreal Olympics not to have been subjected to a sex test? तो कौन थे दोस्तों, वो सही बताए, प्रिंसेस एनी, जो कि प्रिंसेस एलिजाबेथ सेकंड, जो कि डी ऑप्शन है, इनकी बेटी थी। और इसी हवाबाजी में कि भाई इतने बड़े आदमी की बेटी है तो इसका टेस्ट ना करें, नहीं तो वही बात है ना, मतलब कि जिसके जो करवा रहा है आप उसके लिए उसका ही टेस्ट कर रहे हैं। हालांकि ये चीजें होनी चाहिए। यहीं पे आपका नेपोटिज्म जो अभी चीजों को लेके चल रहा है पूरे बॉलीवुड में, यही नेपोटिज्म है। ठीक है दोस्तों, भाई भतीजावाद जो कहते हैं। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पे, देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है होमवर्क का। और देखो लेट नाइट वीडियो बन रही है आपके लिए, ये 1:45 टाइम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, रात में बनाता हूं मैं आपके लिए वीडियो, अभी इसको एडिट भी करूंगा फिर इसको डालूंगा, तो आप देख सकते हैं। तो प्लीज कम से कम होमवर्क का जवाब जरूर दिया करें, मेरे को अच्छा फील होता है अगर आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को। निम्नलिखित में से कौन सा केवल अंगूठे पर संभव है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली पॉसिबल एट द थंब? तो ये मूवमेंट है कई तरीके की, इनमें से कौन सी सिर्फ थंब पे पॉसिबल है, ये पूछा है ये। 19th क्वेश्चन क्या है दोस्तों होमवर्क का? यांत्रिक लाभ है। मैकेनिकल एडवांटेज इज, तो फॉर्मूले आपके सामने हैं अगर आपने किन्सियोलॉजी पढ़ा है। आज जो हमने पेड ग्रुप में कराया था वो टॉपिक किन्सियोलॉजी का था, तो उसी से हमने ये लिया है। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला पूछा है, जस्ट कोई बड़ी बात नहीं है, तो आना चाहिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस कशेरुका में ओडोंटॉइड प्रोसेस प्रक्रिया है? विच वर्टिब्रा हैज ओडोंटॉइड प्रोसेस? तो एक प्रोसेस होता है, इसको समझाएंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं और बहुत डीपली पढ़ते हैं चीजों को, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अप्रिसिएशन है। तो दोस्तों हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू लेटर।